एक लड़की दीवानी सी दिल ले गई ले गई ले गई, इसमें क्या बोलो यारों, है मेरी खता। अरे नहीं 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 नहीं, ये तो होता ही रहता है, यही चाहत है दीवाने, क्या तुझको नहीं पता। एक लड़की दीवानी सी दिल ले गई ले गई ले गई, इसमें क्या बोलो यारों, है मेरी खता। अरे नहीं 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 नहीं, ये तो होता ही रहता है, यही चाहत है दीवाने, क्या तुझको नहीं पता। एक लड़की दीवानी सी। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब। मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे हो, बहुत एंजॉय कर रहे हो, बहुत मस्ती कर रहे हो, बहुत मज़ा कर रहे हो, है ना। मेरा नाम है कल्पना और मैं इस चैनल पे लाती हूँ हर मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को एक नई कहानी, जिसे आप सब बहुत एंजॉय करते हो। मुझे पता है आप सबको मेरी कहानी सुनने का इंतज़ार रहता है ना। मुझे भी आप सबको कहानी सुनाने का इंतज़ार रहता है और मैं भी बहुत एंजॉय कर रही हूँ आप सबका अटेंशन। और हमने पिछले भाग में कहानी सुनी थी एक इवान नाम के लड़के की, जिसने एक मेंढक से शादी कर ली और उसके बड़े भाइयों को जब पता चल जाता है तो वो उसका मजाक उड़ाते हैं, है ना। और जब महाराज अपने तीनों बहुओं को अपने लिए पोशाक बनाने का आदेश देते हैं तो तीनों बहुएं पोशाक बनाती हैं, लेकिन इवान की पत्नी सबसे अच्छा बनाती है। अब कहानी का अगला भाग सुनते हैं। अब जब महाराज ने देखा कि इवान की पत्नी ने जो पोशाक बनाया है वो बहुत सुंदर है, तो महाराज ने फिर से तीनों भाइयों को कहा, तुम तीनों जाओ अपनी अपनी पत्नियों को बोलो कल दोपहर का खाना मैं उनका ही बनाया हुआ खाऊंगा, मुझे स्वादिष्ट और लजीज खाना चाहिए। तीनों भाई अपने अपने महल की तरफ लौट पड़ते हैं। इस बार वो दोनों भाई थोड़े उदास हैं, पर इवान थोड़ा प्रसन्न है। उसे पता है कि मेरी मेढकी कुछ ना कुछ अच्छा कर दिखाएगी, और वो महल में लौट आता है। यहाँ आके वो अपने कमरे में बैठ जाता है। तभी वो मेंढक जो है वो खुदकती हुई इवान के पास आती है और पूछती है, इवान, महाराज को मेरा बनाया हुआ पोशाक कैसा लगा। इवान बोला, बहुत अच्छा लगा। महाराज को क्या, सबको बहुत अच्छा लगा, तुमने सच में बहुत अच्छा पोशाक बनाया था, महाराज ने तुम्हारे लिए इनाम भी भेजा है। और इवान ने मेंढक को महाराज का दिया हुआ इनाम भी दे दिया। तो वो मेंढकी पूछती है, जब महाराज प्रसन्न है, जब सब प्रसन्न थे, फिर तुम क्यों उदास हो। तो वो राजकुमार बोलता है, मैं उदास नहीं हूँ, थोड़ा परेशान हूँ। तो वो मेंढकी पूछती है, क्यों परेशान हो। तो इवान बोलता है, इस बार महाराज ने जो टास्क दिया है ना वो थोड़ा टफ है। तो मेंढकी बोलती है, क्या टास्क है। तो इवान बोलता है, महाराज ने कहा है तुम तीनों बहुएं महाराज के लिए कल दोपहर का भोजन बनाओ, और वो भोजन भी स्वादिष्ट और लजीज होना चाहिए। तो मेंढक जो है वो बोलती है, कोई बात नहीं, रात होने वाली है, तुम भोजन ग्रहण करके सो जाओ। रात की बात कभी सच नहीं होती है, सुबह कोई ना कोई हल निकल आएगा। इस बार इवान भी कॉन्फिडेंट था। उसे पता था कि जो इतना सुंदर पोशाक बना सकती है वो खाना तो ज़रूर अच्छा बना लेगी। ऐसा सोच के इवान भोजन करके सो गया। इधर वो दोनों भाई भी अपनी अपनी पत्नियों को जो भी वहाँ पे हुआ था महाराज के सभा में सारी कथा कह सुनाई। वो दोनों बहुएं भी खिन्न हो गई, सुन के जल भुन के राख हो गई कि वो मेंढकी कैसे इतना सुंदर पोशाक बना सकती है। अब उन दोनों ने क्या किया, अपने अपने गुप्तचरों को उस मेंढक के पीछे लगा दिया और वो मेंढक अपने किचन में गई और उसने क्या किया, एक बड़ा सा आटे का डो बनाया और एक पतीले में डाल के उसे आग के ऊपर चढ़ा दिया और एक स्टिक लिया और स्टिक को चारों साइड, उस पतीले के चारों साइड घुमा के बोली कि ए जादू की छड़ी, ए जादू की छड़ी, महाराज के लिए सुंदर स्वादिष्ट पकवान बना दे। ऐसा कह के और पतीलों को आग पर ही छोड़ के स्टिक को बहुत अच्छे से संभाल के रख दिया और अपने कमरे में चली गई। बड़े भाई की पत्नी चुपचाप ये सब देख रही थी। उसने अपने गुप्तचरों को कहा कि वो स्टिक चुरा के मेरे कमरे में रखा,
और वो वहाँ से चले गए। इधर बीच वाले भाई की पत्नी ने भी मेंढक के पीछे गुप्तचर लगा रखे थे। फिर से वो मेंढक अपने किचन में गई और वो बीच वाले भाई की पत्नी भी उसके पीछे गई अपने गुप्तचरों के साथ। और देखा, उसने चूल्हे पे एक पतीला डाला उस मेंढक ने, और पतीले में बहुत सारा चावल डाला, बहुत सारा नमक डाला, बहुत सारा मिर्च डाला, और फिर से एक स्टिक लेके चारों साइड घुमा के बोली कि ए जादू की छड़ी, ए जादू की छड़ी, महाराज के लिए सुंदर स्वादिष्ट पकवान बना दे। ऐसा कह के उसने स्टिक को एक कोने में रख दिया संभाल के, और वहाँ से चली गई। अब बीच वाले भाई की पत्नी ने अपने गुप्तचरों को कहा, वो स्टिक चुरा लो और मेरे कमरे में रख दो। और दोनों बड़े भाई की पत्नियाँ अपने अपने में कमरे में जाके सो गई और सुबह का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि सुबह में महाराज के लिए भोजन पकाना था। इधर वो मेंढक भी अपने रूम में आके आराम से सो गई। जब सुबह हुई तो इवान की आंखें खुली तो उसने देखा कि टेबल पे एक सुंदर से सोने के थाल में 56 प्रकार के भोजन परोसे हुए हैं और उसे बहुत ही सुंदर मलमल के कपड़े से ढका गया है। भोजन के सुगंध से पूरा कमरा सुगंधित हो रहा था, बहुत सुंदर खुशबू आ रही थी। इवान उठते ही खाना देखने चला गया तो वो मेंढकी बोली, नहीं नहीं इवान, अभी मत खोलो, महाराज के लिए है ना, पहले नहा लो, धो लो, तैयार हो जाओ और समय रहते महल में पहुंच जाओ, ताकि महाराज के भोजन में विलंब ना हो। इवान प्रसन्न होके नहाने धोने चला गया और समय पे भोजन लेके महाराज के महल में पहुंच गया। इधर दोनों बड़े भाई भी अपने अपने घर से भोजन लेके महाराज के महल में पहुंच गए। महाराज ने तीनों भाइयों को बैठने का आदेश दिया। तीनों भाई बैठ गए और अपनी अपनी बारी का इंतजार करने लगे। तो महाराज ने बड़े भाई को बोला कि तुम अपना भोजन लेके आओ। बड़ा भाई गया और महाराज के आगे भोजन के थाल निकाले और परोस दिया। महाराज ने देखा इतना बड़ा आटा का जला हुआ डो है। महाराज को बहुत गुस्सा आया। बोले कि तुम्हारी पत्नी बदतमीज़ है क्या? उसे पता नहीं है एक तो रिश्ते में मैं उसका ससुर लगता हूँ और मैं यहाँ का महाराज हूँ। वो मेरे साथ मजाक कर रही है क्या? या उसे खाना नहीं बनाने आता है? उसे खाना बनाना बाद में, पहले उसे तमीज़ सिखाओ अपनी पत्नी को, और जाओ यहाँ से ये भोजन लेके जाओ। ऐसा कह के महाराज ने बड़े बेटे को डांट दिया और वो मुंह लटका के नीचे चला आया। फिर महाराज ने अपने दूसरे बेटे को बुलाया कि तुम अपना भोजन लेके मेरे पास आओ। दूसरा बेटा गया और महाराज के थाली में भोजन निकालने लगा। तो महाराज ने क्या देखा, उबला हुआ चावल वो मिर्च से लाल हो रखा है और नमक तो उसने पहले ही बहुत डाले थे। तो महाराज ने देखा और बहुत गुस्सा हो गए। बोला, तुम दोनों की पत्नियों को तमीज़ सिखाना ज़रूरी है, खाना तो वो बाद में बनाना सीख जाएंगी। दोनों ही की पत्नियां बहुत बदतमीज़ हैं, उन्हें पता नहीं है मैं यहाँ का महाराज हूँ और उनका ससुर हूँ। फिर महाराज ने उसको भी डांट दिया और इवान को बुलाया। इवान अपना थाल लेके महाराज के सामने गया। उसे परोसने की भी ज़रूरत नहीं थी, सोने के थाल में पहले से ही खाना परोसा हुआ था। खाना इतना था कि सभा में उपस्थित सभी लोग खा सकते थे और महाराज ने आदेश दिया कि सबके प्लेट में भोजन परोसा जाए। खाने का सुगंध जो था पूरे सभा को खाने के लिए आमंत्रण दे रहा था। सबने भोजन खाया। महाराज बहुत प्रसन्न हुए और बोले, इवान, सच में तुम्हारी पत्नी बहुत गुणवान है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मेरी इतनी अच्छी बहू है। और दोनों बड़े बेटों को कहा, तुम दोनों अपनी पत्नियों को इवान की पत्नी के पास भेजो ताकि उससे कुछ सीख सके, कुछ गुण सीख सके, कुछ सलीका सीख सके। और इवान को बहुत प्यार किया। बोले, बहुत खुश हूँ तुम्हारी पत्नी के गुण और स्वभाव देख के। फिर महाराज ने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, बच्चों, कल मैंने आनंद उत्सव का दिन रखा है। कल देश विदेश से राजा महाराजा लोग आएंगे। बहुत सारे लोगों को मैंने आमंत्रित किया है। तुम तीनों
अपनी अपनी पत्नियों को लेके उस आनंद उत्सव में पहुंच जाना। मैं अपनी तीनों बहुओं का मुंह दिखाई करूंगा और सबसे परिचय कराऊंगा, और उसके बाद वहीं पे तुम तीनों का विवाह भी राजकीय विधि से संपन्न होगा। ऐसे तो विवाह पहले भी हो चुका था, लेकिन इस बार राजकीय विधि से संपन्न होगा। ऐसा कह के महाराज वहाँ से चले गए और तीनों भाई भी अपने अपने महल की तरफ लौट आए। इस बार दोनों भाई प्रसन्न थे और इवान दुखी था, क्योंकि उन दोनों को पता था कि हमारी पत्नी चाहे जैसी भी हो लेकिन है तो मनुष्य। और इवान दुखी इसलिए था कि मैं कैसे ले जाऊंगा एक फ्रॉग को महाराज के सामने ये कह के कि आपकी बहू है। ऐसा सोच के इवान अपने महल में लौट आया और अपने बिस्तर पे उदास होके लेट गया। आगे की कहानी सुननी है आप सबको, तो फिर से अगले एपिसोड में आके सुनना पड़ेगा, क्योंकि कहानी अभी लंबी चलने वाली है। और तब तक आप लोग भी सोचिए, क्या इवान आनंदोत्सव में अपनी पत्नी को यानी मेंढक को ले जाएगा, या फिर कोई बहाना बना के मेंढक को अपने रूम में छुपा के रखेगा। इवान का अगला कदम क्या होगा, आप सब भी सोचिए और मुझे बताइए। तब तक मैं भी इंतज़ार करती हूँ अगले एपिसोड का। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।